हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ये भारत के संदर्भ में हम जनसंख्या के वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जनसंख्या के संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते किसको हैं, यानी जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम आयु लिंग का विश्लेषण करते हैं, ग्रामीण नगरीय संरचना का अध्ययन करते हैं, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन का तात्पर्य ये है कि पूरे जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। यानी परसेंटेज ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इज कॉल्ड रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब यहाँ पे देखते हैं भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन का किस तरीके से वितरण दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में लगभग 68.8% लोग गांवों में रहते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी आबादी भारत में गांवों में रहती है। इसीलिए भारत को कहा जाता है गांवों का देश है, जबकि केवल 31.16% जो लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। यानी एक बहुत बड़ी संख्या गांव में रहती है, क्योंकि गांवों में एग्रीकल्चरल लैंड होता है जहां पे लोग खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और भारत में बहुत सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो नगरों में सर्वाइव कर पाएँ, इसलिए वो लोग गाँवों का ही आश्रय लेते हैं। इसीलिए भारत को गाँवों का देश कहते हैं। और भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण नगरीय संगठन का अध्ययन और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है। हम देखते हैं कि भारत में जो 68.8% लोग गांव में रहते हैं वो भी हर राज्य में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ग्रामीण नगरीय जो जनसंख्या है उसका वितरण समान नहीं है, वो भी असमान है। जैसे भारत में जो अन्य जनसंख्या की विशेषताएं हैं वो भी हर जगह समान नहीं है, उसी तरीके से ग्रामीण नगरीय संगठन भी समान नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत है पूरा, वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है। कुछ एक राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड को अगर हम छोड़ दें, तो मोस्टली जो जनसंख्या है हमारी वो गाँवों में निवास करती है। यानी मोस्टली जो राज्य हैं उत्तर भारत के, वो वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों है, कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर भारत में कृषिगत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उपजाऊ मिट्टी बहुत अच्छी है। और राजस्थान में एक तो बलुआ मिट्टी है जहाँ पे नगरों का विकास हो ही नहीं सकता है, सुविधाएं डेवलप हो ही नहीं सकती हैं। ऐसे क्षेत्र में नगरों का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी नगरों का उचित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों में चूँकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डेवलप नहीं हो सकते हैं, या तो बहुत पिछड़ा होने की वजह से या तो एग्रीकल्चरल लैंड होने की वजह से वहाँ नगरों का विकास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उत्तर भारत में नगरीकरण का स्तर कम है और इसीलिए परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत में, तो हम ये देखते हैं मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अर्बन पॉपुलेटेड एरिया। यानी कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है कि दक्षिण भारत की एक तो सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नासिक, बेंगलुरु, मैसूरू, कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई जैसे जो बड़े बड़े नगर हैं उनकी स्थापना यहाँ पे हुई है। ऐसे जो बड़े नगर हैं वो रोज़गार
का एक हब बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने की संभावना होती है। इसलिए आसपास के क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं रोज़गार के लिए, और नगरीकरण का स्तर इसीलिए साउथ में बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कंपेयर किया कि उत्तर भारत में नगरीकरण कम हुआ है, ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, जबकि दक्षिण भारत में नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, और उसका कारण भी हमने देख लिया कि क्यों ऐसा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लगभग सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च नगरीकरण पाया जाता है, यानी हाई लेवल का अर्बनाइजेशन पाया जाता है। अब ये क्यों है? कारण ये है कि जो भी उपनिवेश युग में यूरोपीय लोग आए, तो वो मोस्टली जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पे उनका कब्जा था, और ऐसे क्षेत्रों में वो अपनी कंपनियां स्थापित किए। कंपनियां स्थापित करने के कारण वहाँ पे बहुत सारी जो सुविधाएं थी, अवस्थापनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सुविधाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से वहाँ नगरीकरण उसी समय से हो गया था। तो जब इतने प्राचीन समय से जब नगरीकरण हो गया था, तो आज भी वहाँ का नगरीकरण का स्तर इसीलिए हाई लेवल का पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश है। उसके अतिरिक्त पूछा जाएगा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात वाला राज्य, यानी एक तो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यूपी में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, इसीलिए रूरल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही पाया जाता है। लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या का, तो वो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो यूपी होगा, और अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। या फिर ग्रामीण जनसंख्या अनुपात, अगर अनुपात शब्द उसमें जुड़ा हुआ है या कहीं परसेंट शब्द जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा, जहाँ पे लगभग 90% लोग रूरल पॉपुलेशन है, यानी केवल 10% वहाँ पे नगरीकरण है। अब पूछा जाएगा कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा में सबसे कम रूरल लोग रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा अर्बनाइज एरिया है गोवा। इसके अलावा पूछा गया कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अब जैसे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वैसे ही सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसके अलावा पूछा जाएगा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात, यानी यहाँ पे फिर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है गोवा में। इसके अतिरिक्त भारत का सबसे अधिक नगरों वाला राज्य, यानी कि भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नगरों का डेवलपमेंट हुआ है, यानी 721 नगर हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तमिलनाडु में 721 नगर हैं। इसके बाद देखते हैं भारत में भाषाई संगठन कैसा है, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान है, संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, यानी लिस्ट रखी गई है 22 भाषाओं की। उन 22 भाषाओं में से सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है भारत में, वो है हिंदी, और सबसे कम संस्कृत और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उनको हम 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जो उन 4 भाषा परिवारों, जैसे ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार और भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, ये एक एक भाषा परिवार दिया गया है। इन 4 भाषा परिवारों में भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो क्षेत्र है और बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार भारत में कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन या भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, जिसका जो क्षेत्र है वो मध्य और उत्तर भारत
में फैला हुआ है, यानी मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ कंसिस्टिंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो जो नॉर्थ का पोर्शन इंडिया का और मिडिल पोर्शन है वो इसमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सबसे जो छोटा भाषा परिवार है वो चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है, जिसमें के भारत में रहने वाले केवल 0.85% लोग ही इस भाषा परिवार के भाषा को बोलते हैं, जिसका क्षेत्र भारत में उत्तरी भाग और उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, खास करके जो चीन और तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ही ये भाषा बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार मध्य और दक्षिण भारत में स्थित है, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं जो हैं वो भारत में मध्य और दक्षिण भाग में बोली जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिच भाषा परिवार का जो वाक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, मेनली हम ईस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट तो आते ही है। तो ये ऑस्ट्रिच भाषा परिवार का पूरा समूह है। इसके बाद देखते हैं धार्मिक संगठन, रिलीजियस कंपोजिशन क्या है इंडिया में। तो हम देखते हैं यहाँ पे टेबल और मैप दिया गया है। टेबल से हम ये समझ सकते हैं कि भारत में हिंदू धर्म के रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे बड़ा धार्मिक सबसे बड़ा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है भारत में। इसके बाद मुस्लिम धर्म, क्योंकि लगभग 80% लोग हिंदू हैं जो भारत में रहते हैं और लगभग 14% लोग 14% लोग मुस्लिम हैं। उसके बाद अलावा यहाँ पे हम हर भाषा के हर धर्म में कितने प्रतिशत लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दिया गया है। मैप में भी हम देख सकते हैं पूरा ये जो ब्लू पोर्शन है ये हिंदुओं का है। तो हम मैप में देख सकते हैं कि लगभग अगर नॉर्दर्न एरिया और नॉर्थ ईस्ट अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा इंडिया हिंदुओं से ही भरा हुआ है। इसके अलावा जो इस्लाम जो लोग हैं यानी कि मुस्लिम लोग हैं, उनका जो एरिया है वो कश्मीर वाला क्षेत्र है, और इधर यानी कि पाकिस्तान से लगा हुआ जो कश्मीर का क्षेत्र है वो, और इधर बांग्लादेश से लगा हुआ जो क्षेत्र है कुछ क्षेत्र आसपास का वो मुस्लिम पॉपुलेटेड है। और उसके अतिरिक्त यूपी में कुछ जो ज़िले हैं वहाँ पे मुस्लिम का बाहुल्य है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी केरल के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन पाया जाता है। लक्षद्वीप ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन पाया जाता है। तो ये एरिया, ये मैप शो करता है कि किस धर्म के लोग मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे बसे हुए हैं। इसी तरीके से हम अगर क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों को अगर देखें तो देखते हैं कि गोवा में ईसाइयों का प्रभुत्व है। इधर केरल के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, और फिर इधर हम लोग का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो पूरा ईसाइयों वाला एरिया है। इसके अलावा जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे ईसाई जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिख। तो सिखों का परसेंटेज केवल यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, यानी पंजाब हरियाणा ही सिखों का एक बसाव क्षेत्र है भारत में। बौद्ध धर्म के लोगों को देखें तो चीन से और तिब्बत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जैसे इधर लेह वाला जो क्षेत्र है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और बाकी यहूदी धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग जिनको हम अदर रिलीजियन में रखते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, और इधर झारखंड उड़ीसा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अदर रिलीजन के लोग
निवास करते हैं। तो इस तरीके से हमने भारत में भाषा के आधार पे कौन सा वर्ग सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, हमने देखा, और किस तरीके से उसका स्पेशियल वेरिएशन है वो हमने मैप के माध्यम से समझा। अब नेक्स्ट है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी भारत में जितने लोग काम करते हैं उनका क्या किस तरीके से उनको हम रखते हैं। तो जो भी भारत में आर्थिक दृष्टि से जो जनसंख्या है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं मेन वर्कर, मुख्य श्रमिक, यानी ऐसे लोग जो 6 महीने या 183 दिन या उससे ज़्यादा काम करते हैं, यानी एक साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करने वाले लोगों को मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कैटेगरी है सीमांत वर्कर, सीमांत श्रमिक, मार्जिनल वर्कर, जो 183 दिन से कम काम करते हैं, यानी एक साल में जो व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है, मान लिया 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, इस तरीके से अगर साल भर में काम करता है, बाकी दिन वो बिना सैलरी या बिना वेतन के या बिना मजदूरी के रह जा रहा है, ऐसे लोगों को हम मार्जिनल वर्कर कहते हैं। यानी एक जो बॉर्डर है वो 183 दिन है, तो 183 दिन से अधिक काम कर रहा है तो मुख्य श्रमिक कहलाएगा, 183 दिन से कम काम कर रहा है तो सीमांत श्रमिक कहलाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरी कैटेगरी है अश्रमिक की, यानी ऐसे लोग जो काम नहीं करते हैं, यानी साल भर में जो बिना पैसे के ऐसे ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई वेतन, कोई मजदूरी कुछ नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को अश्रमिक या नॉन वर्कर कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत में 2011 की जो जनगणना है उसमें अगर मुख्य और सीमांत श्रमिकों का परसेंटेज मिलाया जाए तो वो लगभग 40% है, 39.8%, यानी लगभग 40% लोग ही काम करते हैं, बाकी 60% लोग अश्रमिक हैं जो काम नहीं करते हैं। अब ये इतना खतरे वाला बात है जो भविष्य में अल्प रोजगार या बेरोजगारों की जो संख्या में बढ़ोतरी को इंगित करता है, दर्शाता है कि किस तरीके से भारत में 60% लोग अगर आज अश्रमिक हैं तो यही 60% लोग आगे चल के जब वृद्धावस्था में पहुँचेंगे और इसके बाद जो जनसंख्या आएगी उसमें भी कुछ अश्रमिक होंगे तो ये परसेंटेज और भी बढ़ सकता है, यानी कि बेरोज़गार लोगों की संख्या भारत में भविष्य में बढ़ सकती है। ये इस ओर ये इशारा करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं श्रम की प्रतिभागिता दर, एक शब्द है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वो क्या होता है? तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट हम उसको कहते हैं कि कुल जनसंख्या में कितने % लोग काम करने वाले हैं या कार्यशील जनसंख्या कितने % है, उसी को हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। यानी कितने लोग वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग बेकार हैं और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने % लोग टोटल पॉपुलेशन में काम करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला है श्रम की प्रतिभागिता दर इज इक्वल टू कार्यशील जनसंख्या अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100, यानी वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। इस फॉर्मूले में रख के हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने % लोग काम करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि भारत जैसे जो देश है, विकासशील देश या गांवों का देश जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे जितनी आर्थिक स्थिति निम्न है वहाँ उन क्षेत्रों में श्रम की प्रतिभागिता दर ऊंची है, क्योंकि ये माना जाता है कि आर्थिक स्थिति कम है, ऐसे में इंसान जीवन निर्वाह वाली अवस्था में होता है और ऐसी अवस्था में ज़्यादा व्यक्तियों की, ज़्यादा हाथों की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकें। तो इसलिए जहाँ पे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ख़राब है जिन क्षेत्रों में, वहाँ श्रम की प्रतिभागिता दर ऊंची है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग या तो खेतीहर हैं या तो खेतीहर मजदूर हैं, यानी जिनके पास या तो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं या तो जिनके पास ज़मीन ही नहीं है और वो दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं। तो इस तरीके से श्रम की प्रतिभागिता दर और आर्थिक स्थिति को हम अपोजिट तरीके से हम समझ सकते हैं कि जहाँ श्रम की प्रतिभागिता दर अधिक है, जहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब है वहाँ पे श्रम की प्रतिभागिता दर अच्छी है। अब हम ये देखते हैं कि भारत में जो श्रमजीवी जनसंख्या है
यानी जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग 54.6% यानी लगभग 55% लोग या तो खेतीहर हैं या तो खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि या तो खेती करते कृषक हैं या तो दूसरे की ज़मीन पे काम करने वाले मजदूर हैं, कृषक मजदूर हैं। और केवल 3.8 यानी 3.8% लोग ही ऐसे हैं जो हाउस होल्ड वर्कर हैं, यानी जो घरेलू उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं। बाकी 41.6% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी कि या तो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या तो दर्जी, टेलर या टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर इस टाइप के वर्क में लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो 2011 की जनगणना हुई उसमें कार्यशील जनसंख्या को पहले तो 2 कैटेगरी में बांटा गया, अब उन दोनों कैटेगरी को भी अलग से 4-4 कैटेगरी में बांटा गया। यानी कि सबसे पहले जो मुख्य श्रमिक अगर लेते हैं चाहे सीमांत श्रमिक, तो उसमें पहली कैटेगरी हो गई कल्टीवेटर्स यानी कृषक, खेतीहर जो हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है और जो अपनी ज़मीन पे खेती करते हैं या कराते हैं। तो इस कैटेगरी को मुख्य श्रमिक में अगर रखते हैं तो मुख्य कृषक, और सीमांत अगर कैटेगरी में रखते हैं तो सीमांत कृषक। फिर कृषि मजदूर मुख्य कैटेगरी में रखते हैं तो मुख्य कृषि मजदूर, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे की ज़मीन में काम करते हैं लेकिन 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं। और सीमांत कृषि मजदूर वो होंगे जो दूसरे की ज़मीन में काम करते हैं लेकिन 183 दिन से कम काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई घरेलू औद्योगिक श्रमिक, यानी कि हाउस होल्ड वर्कर, यानी कि जो भी घरेलू उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तीसरी कैटेगरी में रखा गया। तो उसमें भी 2 हो गया, एक मुख्य घरेलू औद्योगिक श्रमिक जो घरेलू उद्योगों में काम करते हैं लेकिन 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, और सीमांत घरेलू औद्योगिक श्रमिक यानी घरेलू उद्योगों में काम करने वाले लोग जो 183 दिन से कम काम करते हैं। जहाँ भी सीमांत लगा यानी 183 दिन से कम काम करने वाले, और जहाँ भी मुख्य लगा वहाँ पे 183 दिन से ज़्यादा काम करने वाले। लास्ट है अदर कैटेगरी, अन्य श्रमिक, यानी कि जो इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी काम करते हैं वो चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जो पिछला डाटा हमने देखा उसमें हम देख रहे हैं कि कृषक और कृषि मजदूर का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन हम जैसे जैसे जनसंख्या विकसित हो रही है, मानव विकास होता जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट होने की वजह से, अब जो कृषि और कृषि मजदूर का परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और घरेलू औद्योगिक श्रमिकों और अन्य श्रमिकों में इसका स्थानांतरण हो रहा है, जो जनसंख्या के विकास का एक द्योतक है कि जनसंख्या विकसित हो रही है और वो अब खेती वाली जो स्थिति है यानी गैर प्राथमिक क्रियाकलापों से हट के स्थानांतरित होके प्राथमिक क्रियाकलापों से स्थानांतरित होकर वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में इंगेज होना चाहती है। यानी कि पहले के लोग जो थे वो घर पे रह के खेती कराते थे, जबकि अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन चाहती है कि उसको रोज़गार मिल जाए, चाहे प्राइवेट नौकरी मिले या सरकारी नौकरी मिले, वो नौकरी की तरफ भागती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि न तो उसके फिज़िकली वो इतनी फिट है कि वो खेती करा सके, और न ही उसमें कोई ऐसा बहुत उसमें लाभ होने वाला है कि वो खेती कराए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या अब खेती नहीं कराना चाहती है, कृषक या कृषि मजदूर नहीं बनना चाहती है, बल्कि वो शहरों की तरफ भागते हैं। इसीलिए अब कृषि और कृषि मजदूर वाला जो कैटेगरी है उसमें परसेंटेज डाउन हो रहा है, और अदर जो वर्क हैं उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, यानी तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलापों की तरफ जो या सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और लोग उस तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं श्रम की प्रतिभागिता दर में स्थानिक भिन्नता कैसी है, यानी कि भारत में परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो जनरली हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में कृषकों की संख्या अधिक है, यानी ऐसे लोग जो जिनके पास अपनी ज़मीन है और अपनी ज़मीन पे वो खेती करते हैं, ऐसे लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है। उसके अलावा जो उत्तर भारत है पूरा,
उत्तर भारत नहीं, हम यूँ कह सकते हैं कि जो मेनली राइस कल्टिवेटेड एरिया है, यानी चावल की खेती जहाँ पे की जाती है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, और जहाँ धान की खेती ज़्यादा की जाती है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे जो क्षेत्र हैं, जो चावल उत्पादन के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ चावल का उत्पादन होता है वहाँ बुआई, रोपाई, कटाई, निराई गुड़ाई ये सब कामों के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कम दाम में ही, कम पैसे में ही ये सारे छोटे छोटे जो काम हैं खेती में, खास करके जो धान की खेती में ये जो काम है उनको कर सकें। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, यानी कि चावल उत्पादन वाला जो पूरा क्षेत्र है, हम मैप में देख सकते हैं, रेड कलर से राउंड किया गया है। ऐसे जो धान बोने वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, ऐसे क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं उनका अनुपात जो अदर जो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, यानी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें लोग ज़्यादा लगे हुए हैं नगरीय क्षेत्रों में। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे हम इम्प्रूव करेंगे आगे कि किस तरीके से हमें अपने वीडियो को और इम्प्रूव करना है। थैंक यू।